नमस्कार दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग महाजनपद के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करिएगा। जब ये वीडियो आप लोग पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा और जो भी चीज हम बताएंगे उसको सीख लीजिएगा, तो कोई भी एग्जाम में महाजनपद से सवाल आए और आप लोग न बनाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो हमारे वीडियो पर लगे रहिए, ताकि महाजनपद से जो भी सवाल आता है वो सब आप लोग बढ़िया से कैच कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि महाजनपद जो होता है वो क्या होता है। महाजनपद आखिर में हम लोग कहते किसको है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि किसको महाजनपद कहते हैं। प्राचीन भारत में जो राज्य था, जिस प्रकार से अभी राज्य है उसी प्रकार से प्राचीन भारत में भी राज्य जैसा क्षेत्र हुआ करता था। प्राचीन भारत में जो राज्य था या फिर जो भी प्रशासनिक इकाई था उसी को हम सब महाजनपद कहते थे। फिर से आप लोग समझिए, प्राचीन भारत में राज्य या फिर प्रशासनिक इकाई को ही हम सब महाजनपद के नाम से जानते थे या फिर महाजनपद उसको हम सब पुकारते थे। अभी भी आप लोगों को महाजनपद के बारे में नहीं समझ में आया तो हमारे वीडियो पर लगे रहिए, अभी और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। हम लोग महाजनपद को समझने के लिए छोटे छोटे अभी शब्द का ज्ञान पहले प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शब्द है कबीला। कबीला शब्द का अर्थ आप लोग समझते होंगे तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। कबीला का मतलब होता है व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूह होता है, चाहे वह कोई भी जाति के हो सकता है, कोई भी धर्म के हो सकता है, कोई भी वंश का हो सकता है, उसको हम सब कबीला कहेंगे। अब उसके बाद एक शब्द आता है ग्राम। ग्राम हम सब किसको कहेंगे, तो एक कबीला या फिर एक से अधिक कबीला जब एक साथ रहता है तो उसी को हम सब ग्राम कहते हैं। या तो एक कबीला रहेगा, नहीं तो एक कबीला से अधिक कबीला रहेगा तो ओकरे हम सब ग्राम कहेंगे। अब उसके बाद हमारा शब्द आता है जन, कि जन हम सब किसको कहते हैं, तो ग्राम में भी उसी प्रकार से कि जन एक ग्राम या फिर एक ग्राम से अधिक को हम सब जन कह सकते हैं। अब उसके बाद बात आता है हमारा जनपद का, कि जनपद आखिर में हम लोग जो है जो किसको कहते हैं। तो जिस प्रकार से बहुत सारा कबीला को मिलाकर एक ग्राम बनता है और बहुत सारा ग्राम को मिलाकर एक जन बनता है, उसी प्रकार से एक या फिर एक से अधिक जन को हम सब मिला देंगे तो कहलाएगा जनपद। क्या कहलाएगा, जनपद कहलाएगा। उसी प्रकार से फिर से हम सब महाजनपद किसको कहेंगे, महाजनपद। महाजनपद किसे कहेंगे, उसी प्रकार से कहेंगे जिस प्रकार से कि ये सब कहते आ रहे हैं, या तो एक जनपद हो नहीं तो एक से अधिक जनपद हो, तो उसी को हम सब कहेंगे महाजनपद। अर्थात आप लोग नहीं समझे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, बहुत सारा यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस सब व्यक्ति के समूह को हम सब कहते हैं कबीला। क्या कहते हैं, कबीला। इस सब व्यक्ति के समूह को कहते हैं कबीला। अगर जो एक कबीला 4-5 गो मिल के एक जगह फिर से जुट हो जाए, एक जगह एकत्रित हो जाए सब कबीला, तो इसी को हम सब कहेंगे ग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राम। अगर जो ऐसा ग्राम और इसमें मिल जाए तो इसी को हम सब कहेंगे जन। इसको हम सब कहेंगे जन। अगर जन भी इसी प्रकार से और 2-4 गो जन मिल जाएगा तो उसी को हम सब कहेंगे जनपद। जनपद। और उसी प्रकार से जनपद भी 1-2 मिल जाएगा तो उसको हम सब कहेंगे महाजनपद। महाजनपद। अर्थात अभी भी आप लोग नहीं समझे हैं कि महाजनपद केकरा कहते हैं, तो हम सब ठेठ भाषा में समझते हैं। आप लोग दियर के निवासी होंगे या फिर शहर के निवासी होंगे, आप लोगों को तो इतना ज्ञान होगा ही कि वार्ड केकरा कहते हैं। वार्ड तो समझते होंगे, वार्ड उसको कहते हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति का समूह होता है, जाति होता है, उसको कोई क्षेत्र का जाति होता है थोड़ा सा, नहीं उसी को हम सब कहते हैं वार्ड। और वार्ड में क्या होता है कि बहुत सारा वार्ड मिलाकर एक पंचायत का निर्माण होता है, और एक पंचायत का निर्माण हो जाता है, उसके बाद बहुत सारा पंचायत मिलकर एक प्रखंड का निर्माण करता है, और बहुत सारा प्रखंड मिलकर एक क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करता है, जिला का निर्माण करता है, और बहुत सारा जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, और बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी है, बहुत सारा लोग मिलके एक कबीला का निर्माण करता है, बहुत सारा लोग मिलके एक किसका निर्माण करता है, कबीला
कबीला का निर्माण करता है। अब बहुत सारे कबीला मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा ग्राम मिलकर एक जन का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारा जन मिलकर एक जनपद का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारा जनपद को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। अब ये निश्चित नहीं है कि ये ग्राम कबीला जो है जो कितना रहेगा कि ग्राम का, ये एक संख्या में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कबीला जो है जो 5 गो रहेगा तभी ये ग्राम बन सकता है, ये 1 गो रहेगा फिर भी ग्राम बन सकता है। जिस प्रकार से हमारा सबके बाढ़ होता है, तो बाढ़ में निश्चित नहीं होता है कि 14 गो बाढ़ होगा कि 10 गो बाढ़ होगा कि 5 गो बाढ़ होगा। 2 गो बाढ़ रहता है तो एगो पंचायत का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है। अब हम लोग बढ़िया से महाजनपद शब्द से परिचित हो गए हैं, बढ़िया से हम सब महाजनपद के बारे में जान लिए हैं। महाजनपद किसको कहते हैं, जिसके बारे में ज्ञान हम लोगों को बढ़िया से प्राप्त हो गया। अब हम सब जानते हैं महाजनपद के वर्तमान स्थिति, कि वर्तमान में महाजनपद जो है जो कितने हैं। तो अगर जो आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आपको सिंपल सी जवाब देना है 16, यानी कि 16 महाजनपद है। और ये 16 महाजनपद जो है जो अलग अलग हमारे ही देश में है, लेकिन 2 ऐसे महाजनपद है जो कि हमारे देश से बाहर है। तो ये सभी को हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं कि कौन सा महाजनपद जो है जो कहाँ पे स्थित है, और कौन सा महाजनपद जो है जो कहाँ पे कितना महाजनपद है। तो सबसे पहले हमारा आता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है? 8 महाजनपद है। उसके बाद आता है हमारा बिहार। बिहार में 3 गो महाजनपद है। बिहार में हमारा कितना महाजनपद है? 3 महाजनपद। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में भी हमारा 1 महाजनपद है। और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी हमारा 1 महाजनपद है। उसके बाद 1 महाजनपद जो हो जाता है वो दक्षिण भारत में आ जाता है। उसके बाद भारत से बाहर के बात किया जाए तो 2 महाजनपद है। कुल मिलाकर हमारा 16 महाजनपद हो जाता है। अब ये 16 महाजनपद के हम लोग जो है जो बढ़िया से पढ़ेंगे, और सबके बारी बारी से पढ़ेंगे, और इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करने का प्रयास करेंगे। अब उसके बाद हमको सबके पता करना है कि आखिर में ये सब जो महाजनपद है इसका ज्ञान हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है। ये सब हम सब जानते कहाँ से है कि 16 महाजनपद है, कहाँ कौन महाजनपद है, कहाँ पहले ये सब के किस स्थिति में था, कौन सा स्थिति में महाजनपद था। तो इसका ज्ञान हम लोगों के, इसका जानकारी हम लोगों को बौद्ध ग्रंथ से मिलता है और जैन ग्रंथ से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जिसका कि नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो होता है वो बौद्ध ग्रंथ है। इसी से हम लोगों को महाजनपद के ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद एक जैन धर्म में भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के माध्यम से भी हम सब ये 16 जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं। अब हम सब जानेंगे कि जो महाजनपद है उसका किस प्रकार से शासन व्यवस्था था, उसका शासन जो है जो किस प्रकार से चलता था। तो इसका शासन जो है जो प्रमुख रूप से यानी कि ज्यादातर राजतांत्रिक चलता था। इसका जो शासन व्यवस्था है वो ज्यादातर राजतंत्रीय राज्य होता था। कहने का मतलब आप लोग समझिए कि वैसा शासन प्रणाली जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। यानी कि आप लोग सीधा समझ लीजिए कि उसमें जितना भी महाजनपद थे उस सब में अधिकतर महाजनपद जो है जो राजतंत्र के महाजनपद थे। राजतंत्र शासन व्यवस्था वाला महाजनपद था। राजतंत्र ओकरा कहते हैं जिसमें कि सत्ता के मालिक कोई एक व्यक्ति होता है, उसको चुनाव करके नहीं चुना जाता है बल्कि वो वंशानुगत होता है। यानी कि कहने का मतलब अगर जो कोई राजा बना हुआ है तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका पोता राजा बनेगा, छरपोता राजा बनेगा, ऐसे करके उसका वंशी राजा बन सकता है। और वो चाहेगा जो मनमानी करके अपने हिसाब से ही उस सरकार अपने राज्य में चलाएगा, उसको हम सब कहेंगे राजतंत्रीय राज। तो इसमें अधिकतर जो 16 महाजनपद है इसमें अधिकतर जो है राजतंत्रीय राज में था। इसमें कुछ वैसे भी महाजनपद थे जो कि गणराज थे, वैसे भी महाजनपद थे जो कि कच्चे थे, गणराज थे। अब हम लोग गणराज के क्या कहते हैं, तो गणराज वैसा शासन व्यवस्था होता है, गणराज जो होता है वो वैसा शासन व्यवस्था होता है जिसमें लोग जो होता है
अपने प्रतिनिधि को अपने अनुसार से चुनते हैं। इसमें हम क्या बताए हैं, वैसा शासन प्रणाली जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। वो सत्ता जो होता है वो कोई एक खास व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है कि उसी को सत्ता हाथ में रहेगा तो उसी को रहेगा। ये सब जनता के हाथों में होता है। जनता अपने द्वारा क्या काम करता है कि किसी एक खास व्यक्ति को चुनता है और वही जो होता है वो जनता के अनुसार से वो जो भी शासन व्यवस्था होता है उसको सुचारू रूप से चलाता है। आई होप कि आप लोगों ने इतना बात बढ़िया ढंग से समझ लिए होंगे कि महाजनपद किसे कहते हैं, कबीला केकरा कहते हैं, ग्राम केकरा कहते हैं, जन केकरा कहते हैं, जनपद केकरा कहते हैं, महाजनपद केकरा कहते हैं और कितना वर्तमान में महाजनपद है और ये सब महाजनपद जो है जो कहाँ कहाँ कितना है ये सब बढ़िया से हम लोग समझ लिए हैं। इसका ज्ञान जो है जो हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है और ये जो है किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलता था इसमें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन 8 महाजनपद थे तथा उसकी राजधानी क्या थी, बिहार में कौन कौन 3 महाजनपद थे तथा इसका राजधानी कौन कौन था, ये सब के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया हूं अभी कि उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या जो थी वो 8 थी। तो 8 जो महाजनपद है वो सबके हम सब नाम तथा उसकी राजधानी और उसका अभी वर्तमान स्थिति किस जगह पर है जिसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कंबोज। सबसे पहले क्या आता है, कंबोज। कंबोज के हमारा राजधानी देखा जाए तो इसका राजधानी जो है या तो हाटक है नहीं तो राजपुर है। ये दोनों नाम जो है जो सेम है, हाटक या राजपुर। अब हम सब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का इसको ट्रिक हम सब लगाएंगे। कंबोज जो होता है वो राजपुर में होता है, राजपुर जो होगा वो है कंबोज होगा। जो राजपुर वो है कंबोज, जो राजपुर वो है कंबोज, जो राजपुर वो है कंबोज, जो राजपुर वही कंबोज, या फिर जो कंबोज वो हाटक, जो कंबोज वो हाटक। अब सेकेंड नंबर पर आता है कोसल। कोसल माने श्रावस्ती, कोसल माने श्रावस्ती। श्रावस्ती कौन करता है, कोसल आदमी करता है। श्रावस्ती कौन करता है, कोसल आदमी करता है। आप कोसल आदमी रहिएगा तभी श्रावस्ती करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। तो उसके बाद आता है सूरसेन। सूरसेन कहाँ होता है, मथुरा में होता है। सिंपल सी ट्रिक, सूरसेन कहाँ पे होता है, मथुरा में होता है। इसी कारण से मथुरा में हम लोग बढ़िया से याद रखेंगे कि सूरसेन होता है, सूरसेन होता है, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा। उसका पांचाल आता है, पांचाल। पांचाल तो समझ में करते हैं, वही जो जुआ हुआ खेला जाता है। पांचाल अहिच्छत्र में ज्यादा रहता है। पांचाल में अहिच्छत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। कंपिल्ले भी ज्यादा रहता है। ये बरेली में पड़ता है अभी वर्तमान में, इसका जो क्षेत्र है वो बरेली है। अब बरेली कहाँ है आप लोग समझ ही रहे हैं। अभी जो भी हम सब बात कर रहे हैं महाजनपद के वो सब जो है जो यूपी में ही है। उसके बाद एक आता है चेंदी। चेंदी कौन कर सकता है, शक्तिमती कर सकता है। शक्तिमती जिसके पास रहेगा वो चेंदी करेगा। यानी कहने का मतलब इसका राजधानी जो हुआ है चेंदीमती को, ये अभी बुंदेलखंड में है। वर्तमान में कहा है, बुंदेलखंड में, जो कि कहाँ यूपी में है। उसके बाद आता है मल। मल, मल किसको होता है, कुशा को होता है। किसको होता है मल, कुशा को। यानी कि कुशा वाली कुशापति जो है जो मल की राजधानी है। कुशी नारा भी इसको हम सब कह सकते हैं। कुशा जो है, कुशा के मल, 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 यानी कि मल के कुशा, मल के कुशा, मल के क्या, कुशा, यानी कि कुशा राजधानी। उसके बाद है काशी। काशी, काशी यानी वाराणसी। काशी मतलब वाराणसी, काशी मतलब वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी यानी कि काशी। इसका राजधानी वाराणसी। उसके बाद आता है वंश या फिर बदस्य। वंश या फिर बदस्य, इसका राजधानी जो है जो कौशाम्बी है। कहाँ है, कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। वंश की राजधानी कौशाम्बी। वंश की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा आपका, कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद मिर्जापुर में पड़ता है। और मिर्जापुर अभी कहाँ है, तो यूपी में। तो आई होप कि आप लोग ये जो भी यूपी का महाजनपद था उसको बढ़िया ढंग से याद न कर पाए होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, याद न हुआ होगा ये बात तो हमको मालूम ही है। आप लोग बढ़िया से इसको कॉपी पर ऐड कर लीजिएगा और बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम में आपसे यहाँ ये सब तरह से सवाल उठाए तो आप लोग बढ़िया ढंग से उसका आंसर दे सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।